सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ हमारे साथ हैं। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट को एक चीज़ पता है कि हालांकि अर्निंग्स अपस्विंग आ रहा था, लेकिन ये वॉर ठीक उस समय पर हो गई और ऐसे में शायद Q1 में कुछ इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन अब क्योंकि वॉर खत्म हो गई, कच्चा तेल वापस 83 पर है, होपफुली आगे और नीचे आएगा, क्या यहाँ से भारतीय बाजारों में एक बड़ी रैली की शुरुआत हो सकती है? गुड मॉर्निंग अनुज, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, आपने सही कहा कि Q1 में थोड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन बाजार ने आप देखना, जब फोर्थ क्वार्टर के अर्निंग्स बहुत अच्छे थे तो स्टॉक्स में कोई रिएक्शन नहीं आया, ना बाजार में कोई रिएक्शन आया है। बिकॉज इन्वेस्टर्स इसको लेके चिंतित थे कि फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा हायर क्रूड प्राइसेस का और बाकी कमोडिटी प्राइसेस का। चूंकि अब जब वॉर खत्म हो चुका है और एटलीस्ट अनाउंसमेंट हुई है, और इसका इम्पैक्ट हमें कमोडिटी प्राइस पे ऑलरेडी दिख रहा है। मार्केट हमेशा आगे की सोचता है। इवन इफ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट फर्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स पे रहेगा, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस और अदर इन्वेंट्री का, सप्लाई चेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे, बट बाजार अब आगे देखेगा कि अगर हॉर्मुज खुल जाता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे रहती है और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारी करेंसी स्टेबलाइज हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है पिछले 2-3 महीनों में, तो मार्केट विल लुक अहेड और उसको वो पहले प्राइसिंग कर लेगा। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस भी काफी फेवरेबल है लार्ज कैप्स में। मिड कैप्स में ग्रोथ फेवरेबल है क्योंकि वैल्यूएशन वहां ज्यादा रूम नहीं दे रहा है आपको, बट मिड कैप की ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है। इस क्वार्टर में हमारे कवरेज में 105 जो कंपनीज मिड कैप्स की है सेबी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, 36% अर्निंग्स ग्रोथ आया है 25% के एक्सपेक्टेशंस के सामने, और फुल ईयर FY26 में 32% अर्निंग्स ग्रोथ आया है। आगे भी हमको मिड कैप में अगले साल 16% अर्निंग्स ग्रोथ की गुंजाइश दिख रही है, जबकि लार्ज कैप में 8 से 10% है। तो जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग है, वहां पे वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं हुए हैं, और जहां पे वैल्यूएशंस रीजनेबल है, मुझे लगता है वहां पे थोड़ा सा एक बाउंस आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। ओके, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स हैं जो आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट की रैली को लीड करेंगे गौतम जी, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स SIP या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? देखिए, 2-3 सेक्टर्स जो हमें पसंद है, जो हमें लगता है कि मार्केट को लीड करेंगे। अगर मार्केट को आगे बढ़ना है अनुज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है BFSI सेक्टर को आगे से लीड करना पड़ेगा, बिकॉज वो 36% ऑफ द इंडेक्स है, 36 से 40% के बीच में, और 35% ऑफ अर्निंग्स पूल है। और हमने देखा है कि पिछले 2 से ढाई साल में बैंक्स ने बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि वहां पे एक तो FI सेलिंग भी बहुत रेगुलर रहा है। CY25 में FI सेलिंग करीबन $19 बिलियन था, और अभी तक 5.5 महीने में, पहले कैलेंडर 26 के, हमने देखा है करीबन करीबन $30 बिलियन का FI सेलिंग हो चुका है। तो लगभग 18 महीने में हमने $50 बिलियन का FI सेलिंग देखा है, जिसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट हमें बैंक्स के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस पे देखने को मिला है। अगर मान लीजिए सिचुएशन ठीक होता है, इंडिया जो कि हमेशा अंडर परफॉर्म करता है हायर क्रूड प्राइसेस पे, अब अगर क्रूड नीचे आता है, करेंसी स्टेबलाइज होती है, और मान लीजिए हमारा ग्रोथ भी थोड़ा पिकअप करता है, हमारा अनुमान है अगले साल निफ्टी में 15% अर्निंग्स ग्रोथ की। पिछला 2 साल में क्यूमुलेटिवली 6% अर्निंग्स ग्रोथ रहा है। सो अगर ग्रोथ का इक्वेशन, क्रूड, करेंसी, ये ठीक होता है और FI सेलिंग रुकता है थोड़ा सा, या बाइंग होता, आज तो कोई बाइंग का बात ही नहीं कर रहा है, बट अगर मान लीजिए FI सेल फ्लोज अगर बाई फ्लोज में कन्वर्ट होते हैं, तो डेफिनेटली बैंक्स में काफी आसार दिखते हैं यहाँ से आउट परफॉर्म करने के। दूसरा, फंडामेंटली हमें लगता है 2 साल फ्लैट या सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ के बाद प्राइवेट बैंक्स का इस साल का ग्रोथ 17 से 20% के बीच रह सकता है, जाके जो कि हमारा एस्टिमेट है। तो प्राइवेट बैंक्स में वैल्यूएशन सस्ते हैं और ग्रोथ पिकअप हो रहा है, और अगर FI सेलिंग अगर रुक जाता है, तो मुझे लगता है प्राइवेट बैंक्स के आउट परफॉर्म करने के आसार बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा सेक्टर जो हमें लगता है यहाँ से भी आउट परफॉर्म करेगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जहाँ की बहुत बड़ा डाइवर्जेंस है। बहुत सारे सब सेगमेंट्स उसमें आते हैं, ज्वेलरी, होटल, रिटेल, न्यू एज कंपनीज भी डिस्क्रिशनरी में कैटेगराइज होते हैं, कई सारे लेंसकार्ट के जैसे। तो हमें लगता है डिस्क्रिशनरी एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का जरिया बन सकता है अगले 3 से 5 सालों में। हमारा पूरा जो वेट है कंजम्पशन का मॉडल पोर्टफोलियो में, वो पूरा डिस्क्रिशनरी में है। FMCG में हमारा 0 वेट है पिछले 1.5 साल से। तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है, टाइटन, इंडियन होटल्स, इंडिगो, लेंसकार्ट, जोमैटो,
रैडिको खैतान, ये सारे स्टॉक्स पे हमारा पॉजिटिव व्यू है जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी मौजूद है। और तीसरा मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें करेक्शन देखने मिला था पिछले 3 से 6 महीने में, वो रहा है ऑटो। और लोगों को, इन्वेस्टर्स को ये डर था, रिस्क था कि कमोडिटी प्राइस अगर ज्यादा बढ़ती है तो ऑटो के मार्जिन्स में इम्पैक्ट आएगा। लेकिन अगर आप ऑटो के मंथली नंबर्स देखें तो बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। वहां पे हमारा प्रेफरेंस जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में टॉप आइडियाज, एम&एम, टीवीएस मोटर्स, हैप्पी फोर्सिंग, इन सब में है। ये 3 सेक्टर मुझे लगता है मार्केट को आगे लीड करेंगे। इसके अलावा फिर बॉटम अप कई सारे आइडियाज हैं। कैपिटल मार्केट पूरा सेगमेंट वहां पे हमारा बहुत बुलिश व्यू रहा है पिछले 3 साल से, और आज भी हम बहुत बुलिश है। तो ये 3-4 सेक्टर मुझे लगता है कि मार्केट को आगे लीड कर सकते हैं। ओके गौतम जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने बैंक्स, फाइनेंशियल्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स का जिक्र किया, डिस्क्रेशनरी, ऑटो, साथ ही कैपिटल मार्केट स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा सर, पहले प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि लार्ज कैप में वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी हो गई है, वहीं मिड कैप में आप ग्रोथ बड़ा देख रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो मिड कैप्स में भी क्या इन्हीं सारे स्पेस के स्टॉक्स पर फोकस रखना चाहिए, क्या कुछ और स्पेसेस मिड कैप स्पेस में आप देख पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग श्रेया। मुझे लगता है मिड कैप्स में सेक्टर से ज्यादा मिड और स्मॉल कैप्स में हमेशा बॉटम अप इन्वेस्टिंग ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। बिकॉज हर एक सेगमेंट में, मिड कैप में, अलग अलग स्टॉक्स के अपने अलग कैटलिस्ट और ड्राइवर्स होते हैं। तो मिड कैप में आप ऐसे सेक्टर वाइड कॉल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मिड कैप में मुझे बॉटम अप आइडियाज ज्यादा प्रूडेंट लगता है कि दोनों सेगमेंट में, चाहे मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, वहां पे आपको बॉटम अप इन्वेस्टिंग करना चाहिए। स्मॉल कैप 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अर्निंग्स के इस साल FY27 में हमारे एनालिस्ट का जो एस्टिमेट है, जो हम 175 स्मॉल कैप स्टॉक्स कवर करते हैं सेबी क्लासिफिकेशन के हिसाब से, वहां पे 29% अर्निंग्स ग्रोथ की हमको उम्मीद है अगले साल। थोड़ा बेस भी लो है बिकॉज इस साल स्मॉल कैप्स ने लार्ज कैप्स को भी अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप इस साल का कंस्ट्रक्ट देखते हैं श्रेया, तो पूरा जो मेरा कवरेज है 375 स्टॉक का, वहां पे फुल ईयर अर्निंग्स ग्रोथ 15% रहा है FY26 में, जिसमें लार्ज कैप 13%, मिड कैप 32% और स्मॉल कैप ने 11% ही ग्रोथ दिया है। लास्ट ईयर भी स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म किया है, उसके पिछले साल भी स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। तो FY27 शायद पहला ऐसा साल होगा 3 साल के बाद जहां पे स्मॉल कैप का अर्निंग्स भी मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा आएगा। ओके। अच्छा गौतम जी, एक सेक्टर जहां ब्रूटल बेयर मार्केट चल रही है, मतलब ऐसी बेयर मार्केट शायद इतिहास में ना देखी हो, वो है आईटी। आप आईटी का 6 महीने का चार्ट देखिए, और खास तौर से लार्ज कैप आईटी। कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं, कुफोज जैसे, जिन्होंने थोड़ा सा स्पेस में भी आउट परफॉर्म किया है, लेकिन आईटी में इस तरीके के प्राइस डैमेज को आप कैसे देख रहे हैं? अनुज, क्लियरली आईटी आपने सही कहा, 6 महीने से प्राइस बहुत ब्रूटली डिस्ट्रॉय हुआ है वहां पे। देखिए, ग्रोथ हमेशा से कम कम होता गया है। अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया भी देखते हैं तो जो सेक्टर एक जमाने में आज से 25 साल पहले 25-30% ग्रोथ करता था, 10 साल पहले वो ग्रोथ 15% हुआ है। आज वो ग्रोथ 8 से 10% के बीच में सिमट गया है। इंडिया ऐसा मार्केट है जहां पे लोग ग्रोथ के लिए आते हैं। हालांकि आईटी के बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ग्रोथ कम है। दूसरा, ये जो पूरा डिसरप्शन आप देख रहे हैं एआई को लेके, रोज कोई ना कोई न्यूज आता है, और इससे लोग आईटी कंपनीज के टर्मिनल वैल्यू पे भी अपना नजरिया बना रहे हैं। ऐसे माहौल में जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है और ग्रोथ कम है, तो नेचुरली आपके मल्टीपल्स टीरेट होंगे। वैल्यू है, डिपेंड्स ऑन योर आउटलुक। अगर आप कहते 3 महीना पहले भी, तो शायद लगता कि स्टॉक्स में वैल्यू है, लेकिन वहां से भी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किए हैं। तो ये ऐसा माहौल है अनुज, जहां पे जब तक न्यूज फ्लो अराउंड एआई और काफी सारे जो बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं ग्लोबली, आपने न्यूज सुनाई होगा अलग अलग कंपनीज का, बिग 5, बिग 7 का जो कैपेक्स प्लान्स है, मुझे लगता है थोड़ा सा वहां पे लोगों को ग्रोथ को लेके क्वेश्चन मार्क बना रहेगा, और ये स्टॉक्स टाइम करेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ से बहुत ज्यादा प्राइस डैमेज होगा आईटी में, बट मुझे लगता है टाइम करेक्शन हो सकता है, इसलिए हमारा अभी भी आईटी में अंडरवेट कॉल है। ओके एक तो आईटी पे अंडरवेट है गौतम जी आप, दूसरा आपने एफएमसीजी पूरा स्पेस कहा। एफएमसीजी पैक में क्या दिक्कतें नज़र आ रही हैं आपको सर? जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो तो बड़े मतलब पेन में है अभी फिलहाल, यहाँ पे तस्वीर कब सुधरेगी? तो श्रेया, हमारा एफएमसीजी पे 5 साल से अंडरवेट रहा है, और पिछले साल हमने इसको 0 वेट कर दिया है। इसके केवल 2 रीजन है।
ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है एफएमसीजी में। देखिए, अगर आप पिछले 10 साल का डेटा निकालेंगे, तो जो प्योर प्ले एफएमसीजी कंपनीज है, ना कि डिस्क्रिशनरी, जो प्योर प्ले एफएमसीजी एंड स्टेपल कंपनीज है, उनमें एक भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसने पिछले 10 सालों में ट्रेलिंग बेसिस पे 10% टॉप लाइन कंपाउंडिंग दिया है, राइट? मैं वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉप लाइन की बात कर रहा हूँ, विच इज वॉल्यूम प्लस प्राइस। तो अर्निंग्स ग्रोथ भी उस हिसाब से बहुत ही नैरो रहा है, 5 से 8% के भी सीएजीआर रहा है। और कई सारे कैटेगरीज, जिस कैटेगरीज में ये कंपनीज प्ले करती हैं, वो कैटेगरीज काफी पेनिट्रेट हो चुकी है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ओरल केयर कैटेगरी 2007 में 72% पेनिट्रेशन पे थी, तो 2008 से लेकर 14 तक उस कैटेगरी की जो लीडरशिप है, मतलब जो लीडर है कंपनी, उसने लगभग डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिया था लगातार 4-5 साल। 2014 में जब पेनिट्रेशन 95% हो गया, तो पिछले जो 10-12 साल है, वहां पे टॉप लाइन ग्रोथ हार्डली 5 या 4% के बीच में कंपाउंड हुई है। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने दर्शाया है। ऐसे कई सारे कैटेगरीज है जहां पे पेनिट्रेशन आपका एक पीक पे हिट कर गया है। तो या तो आपको पर कैपिटा कंजम्पशन वहां पे बढ़ाना होगा, या प्रीमियमाइजेशन बहुत ज्यादा पेस से एक्सेलरेट होना होगा, जो आज के माहौल में नहीं दिखता है। तो अगर अर्निंग्स ग्रोथ 10% से नीचे है, वो वैल्यूएशंस आज भी 40 से 50 के बीच है, तो हमें लगता है कंजम्पशन में स्टेपल्स के बजाय डिस्क्रिशनरी में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, जहां पे एटलीस्ट ग्रोथ 15-20% से ज्यादा है। कई सारे कंपनीज है जहां पे ग्रोथ 25-30% भी आ रही है। और इंडिया, एज आई सेड, हर सेगमेंट में हम देख रहे हैं, चाहे कंजम्पशन हो, फाइनेंशियल्स हो, टेक हो, इंडस्ट्रियल्स हो, हेल्थ केयर हो, ग्रोथ को लेके जो डाइवर्जेंस है ट्रेडिशनल ओल्ड लेगेसी कंपनीज में और जो निश कंपनीज है उसी सेगमेंट में, वहां पे आपको ग्रोथ डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वो आपको इवेंचुअली प्राइस के परफॉर्मेंस में भी डाइवर्जेंस दिखेगा। इसलिए हमें कंजम्पशन में डिस्क्रिशनरी ज्यादा पसंद है स्टेपल्स के मुकाबले। आप अगर यही चीज मैं आर्ग्यूमेंट थोड़ा एक्सटेंड करूं, फार्मा में भी लगभग यही हाल है। अगर आप इंडिया की टॉप 5 फार्मा कंपनीज देख ले 2016 की, सबको पता है कौन सी कंपनीज थे 2016 में टॉप 5। उन पांचों कंपनीज का अगर आप अर्निंग्स ऐड करते हैं और 10 साल का सीएजीआर देखते हैं, तो लगभग 7% अर्निंग सीएजीआर केवल रहा है 10 साल में। वो मार्केट कैप भी 8% कंपाउंड का है। तो इवन इन फार्मा हमें ये डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है। कंजम्पशन हमने जस्ट डिस्कस किया, फाइनेंशियल जस्ट डिस्कस किया। तो एक इंडिया का ब्रॉड टॉप डाउन पिक्चर यही रहा है कि ग्रोथ हैज बिकम वेरी नैरो एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल पॉकेट्स। आपने मेरे दूसरे सवाल के जवाब में जो स्पेसेस गिनाई, उनमें आपने ऑटोज़ की बात की। ऑटोज़ काफ़ी बड़ा सेक्टर है, इसमें कमर्शियल व्हीकल्स है जहाँ एक थोड़ी सेंस बन रही थी कि शायद एक साइकिल के पीक का रिस्क है। टू व्हीलर्स में एक बहुत बड़ी बुल मार्केट प्ले आउट हुई थी, उसके बाद ऑब्वियसली वॉर के बाद तो सभी में इम्पैक्ट आया। फोर व्हीलर्स में काफ़ी शानदार मूव रहा है। विद इन ऑटोज़ आपकी सेलेक्टिव पिक्स क्या होंगी यहाँ पर? तो अनुज, जैसा मैंने कहा, हमारे जो टॉप आइडियाज रहे ऑटोज में पिछले 3-4 सालों से मोटा मोटा सेम ही रहे हैं। फोर व्हीलर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टू व्हीलर्स में टीवीएस मोटर्स, ऑटो हैंक्स में हैप्पी फोर्जिंग। अभी हमारे टीम ने 3 दिन पहले एक इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप ऑटो हैंक्स पे कवरेज निकाला है गैब्रियल पे, जहां पे हमारा अर्निंग्स का अनुमान अगले 2 सालों में, जो इस साल 250 करोड़ का प्रॉफिट था, 2 साल में हमारा एस्टिमेट है 600 करोड़ बनेगा। तो वहां पे भी हमारी काफी पॉजिटिव राय बनती हुई है। बट जो बड़े स्टॉक्स है उसमें एम&एम एंड टीवीएस की स्टोरी बहुत कंसिस्टेंट रही है पिछले 7-8 सालों से। आपने देखा होगा 2019 में टीवीएस का प्रॉफिट 600 करोड़ था, 2026 में उन्होंने 3600 करोड़ का प्रॉफिट लगभग किया है, और आने वाले 2 सालों में हमारा जो एस्टिमेट है वो 5800 करोड़ का है। तो इस हाई बेस पे भी वो 25% प्लस अर्निंग्स कंपाउंडिंग हो सकती है। और ये अकेला ऐसा कंपनी हमारे कवरेज यूनिवर्स में जहां पे लगातार 20 क्वार्टर तक EBITDA लगभग 20% प्लस ग्रोथ दिया है, बहुत कंसिस्टेंट रहा है। सेम थिंग फॉर एम&एम, कैपिटल एलोकेशन बहुत इंप्रूव हुई है पिछले 5-6 सालों में, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत सॉलिड रही है। ट्रेडिशनली इस कंपनी को सिक्लिकल माना जाता था, लोग बारिश को देख के ऑटो पे व्यू बनाते थे, लेकिन आप देखिए एम&एम ट्रैक्टर प्लस एसयूवी होने के बावजूद पिछले 6-7 सालों में एक भी ऐसा साल नहीं आया है जहां पे अर्निंग्स डिक्लाइन हुई है। तो इस वजह से एम&एम हमारे एक टॉप आइडियाज लिस्ट में रहा है, और हमारे टॉप 5 निफ्टी आइडियाज में भी है, और ऑफ कोर्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। ओके, गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए अच्छा लगा आपसे बात करके एज ऑलवेज, और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए